नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है और बहुत जागृत है इस समय पे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। और जैसे ही ये होड़ शुरू हुई भारत के आत्मनिर्भर बनने की, तो बहुत सारे सवाल उठ के आ गए, क्योंकि बहुत सारे विवाद, बहुत तरीके की मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, बैनर, टेक्स्ट आप लोगों के मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे आने शुरू हो गए कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो, टिकटॉक को छोड़ दो, यूसी ब्राउज़र को छोड़ दो, सबको बंद कर दो। तो कुछ सवाल ये लेके आता है, वो सवाल हम सबको जानना जरूरी है। उस सवाल के जवाब को चिंतन में लेके जाएं, थोड़ा सा अपने लॉजिक को अप्लाई करें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो किसी और से पूछें और फिर हम इस मुद्दे का निष्कर्ष निकालेंगे। वो सवाल हैं, क्या भारत विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करके आत्मनिर्भर बन सकता है? क्या भारत अपने माताओं, युवाओं और सबको सशक्त करके आत्मनिर्भर बन सकता है? क्या भारत अपने देश में उद्यमिता को विकास करके नए आयाम देके आत्मनिर्भर बन सकता है? क्या भारत अपने शिक्षा व्यवस्थाओं को सुधार के, संस्थानों को सुधार के और अपने जनसंख्या नियंत्रण को अपने कंट्रोल में लाके आत्मनिर्भर बन सकता है? ये सारे सवाल एक के बाद एक आते हैं। अगर गौर से देखो तो पूरी दुनिया अगर सक्षम कहलाती है तो दो ही आधार पे, उसकी इकोनॉमिक पावर एंड पॉलिटिकल पावर। अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो दो ही चीज़ें प्रभावी हैं, वो है बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। और कमाल की बात है कि हमारे देश के युवा बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों से ही दूर भागते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इनको दूर रखा जाता है। अब थोड़ा सा सोचो और समझने की कोशिश करो कि हमारी अर्थव्यवस्था चलती कैसे है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? एक उपभोक्ता है। मतलब हम जितना उपभोग करेंगे चीज़ों का, चाहे वो हमारे देश में बने या बाहर का कोई आदमी आके हमारे देश में बनाए, हम जितना उसको कंज्यूम करेंगे हमारी अर्थव्यवस्था उतनी ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो जाएगी। और आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो हमारा कंजम्पशन पावर है हमारे देश की इकोनॉमी को 65% तक कंट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ से एक बहुत दूसरे चीज़ की शुरुआत होती है और समझ की शुरुआत होती है, जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है और अप्लाई भी करना ज़रूरी है। क्या भारत हमेशा अगर उपभोक्ता बना रहे और केवल उसका उपभोक्तावाद ही उसकी देश की अर्थव्यवस्था को चलाए, तो भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? भारत अगर उत्पादकता के क्रम को आगे नहीं बढ़ाएगा, भारत का कंजम्पशन पावर उसके उत्पादक पावर से बहुत कम होना चाहिए। हमारी उत्पादन क्षमता इतनी विराट होनी चाहिए जो पूरे दुनिया का पोषण कर सके। और भारत की भूमि और भारत के युवाओं के पास वो चेतना है और भारत की भूमि के पास वो क्षमता है कि वो उतना प्रोडक्शन कर सकती है। खाद्यान्न का ही नहीं बल्कि हम तकनीकी भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या आती है यहाँ पे? सबसे बड़ी दिक्कत आती है नीयत की। जब भी व्यापार और राजनीति की बात आती है तो व्यापार और राजनीति हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश की शिक्षा को, हमारे देश की जनसंख्या को कभी भी रुकने नहीं देते, ना ही इसके प्रति कोई उत्तरदायित्व निभाते हैं। जब मैं ये कहता हूँ तो बहुत संजीदा या बहुत संजीदगी के साथ कहता हूँ, क्योंकि अगर हम आज भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो आपको क्या लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कोई आधारभूत सुधार आने वाला है? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भारत की जो राजनीति या इकोनॉमिक्स है वो चलती है टैक्सेशन पे। क्योंकि जितना भी रेवेन्यू भारत सरकार जनरेट करती है, भारत में जो भी रोजगार आते हैं, तो भारत सरकार ने हर जगह छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे टैक्सेस लगा रखे और ये बहुत बड़ा जाल है। तो भारत में जो भी कंपनी आएगी, चाहे आप बनाओ या बाहर का कोई आके भारत में बनाता है, तो वो भारत को तो टैक्स दे गई। तो भारत की सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बनाओ या बाहर का कोई बंदा आके बनाए, लेकिन फ़र्क पड़ना चाहिए। फ़र्क हमें किन चीज़ों से पड़ना चाहिए? फ़र्क हमें ऐसे पड़ना चाहिए कि बाहर से जो वस्तुएं आ रही हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हमें कोई भी बड़ी लाइन है उसको छोटा करना है तो हम क्या करेंगे? हम उसको काट नहीं सकते और काटना चाहिए भी नहीं, क्योंकि इथिकल नहीं है। हम उसके बगल में एक बड़ी लाइन बनाएंगे तो वो लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। वैसे ही भारत को अगर आर्थिक रूप से मजबूत होना है, सुदृढ़ होना है, आत्मनिर्भर होना है, तो भारत को अपनी लाइन बड़ी बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप बात करो तो लोग भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एप्पल का फ़ोन यूज़ करना थोड़ी बंद कर देंगे। वो सारे प्रोडक्ट जो बहुत हाई क्वालिटी हैं, जो सालों का एवोल्यूशन है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट कंज्यूम करना बंद कर देंगे तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी? कभी नहीं हो जाएगी। क्योंकि जो लोगों का काम उन्हीं चीज़ों से चलना है वो तो वैसे ही चलेगा। आज आप अगर गौर से देखो तो टिकटॉक ही नहीं, आप अपने घर में 90% से ज़्यादा चीज़ें ऐसी पाएंगे जो आपके देश में कभी नहीं बनी हुई हैं।
उनका या तो रॉ मटेरियल बाहर से आता है या पूरा का पूरा डिसअसेंबल होके वो आती हैं और आपके देश में आके असेंबल होती हैं। ये तो आधार है हमारे देश का, और इस आधार पे कभी ध्यान नहीं दिया गया। इस आधार को कभी भी सुदृढ़ बनाने की कोशिश भी नहीं की गई। और आज जब हम कोरोना से प्रभावित हैं और ऐसे समय में जब हम कमज़ोर होते हैं, उस समय में कभी भी हम बगावत नहीं करते, उस समय में हम कभी भी लड़ने नहीं जाते, क्योंकि पूरी दुनिया लड़ रही है एक ही चीज़ से। और सारी की सारी देश के राजनीतिक एक ही बात पे विचाराधीन है कि वो उनको अपने देश के अंदर लिमिटेड होकर रह जाना है। ये टाइम है फैलने का, कोलैबोरेट करने का, सहयोग करने का, असहयोग करने का नहीं। पूरी दुनिया को चाहिए आपका सहयोग, और आपको चाहिए पूरी दुनिया का सहयोग इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। लेकिन आज आप अगर चिंतनशील हो चुके हैं, आज आपके अंदर अगर संकल्प आ चुका है, तो कुछ चीज़ें निर्धारित कर लेने वाली बात है। वो निर्धारण क्या करना है आपको कि वास्तव में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने कदम उठाने शुरू कर देने चाहिए। सबसे पहला कदम जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होना चाहिए, वो होना चाहिए कि भारत की खुद की जो कंपनीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप गौर से देखो तो 90% से ज़्यादा कंपनीज़ है गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, जो आपके और हमारे पैसों से चलती हैं, बनाई गई हैं, उनका समय के साथ कूड़ा कर दिया गया है। और उन सारी की सारी कंपनीज़ में इतनी क्षमताएं हैं कि वो भारत के युवाओं को रोज़गार भी दे सकती हैं और उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करें, जिससे उनका दिमाग दूसरी चीज़ों में लगे। क्योंकि भारत की पूरी लड़ाई केवल खाने के लिए, रहने के लिए और अच्छा पहनने के लिए है। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और लाइफस्टाइल इतने बड़े चैलेंजेस हैं कि हमारे मजदूर नहीं, हमारा पूरा का पूरा मिडिल क्लास पूरी ज़िंदगी इसी में निकाल देता है। तो सबसे पहले अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो भारत सरकार को अपने खुद के जो टूल्स हैं, जो डिवाइस हैं, जो कंपनीज़ हैं भारत की, जैसे BSNL हो गया, BSNL जैसी कंपनी जिसके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बगल में आके प्राइवेट कंपनीज खड़ी हो जाती हैं, सोचने वाली बात है। क्योंकि उनकी तो इतनी क्षमता नहीं है कि BSNL को बीट कर पाएँ। तो ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिज्ञों का सहयोग भी रहा होगा समय के साथ। और अगर BSNL खड़ा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। भारत सरकारों को इस दिशा में सोचना चाहिए कि क्यों हमारी कंपनीज बैक आती जा रही हैं और प्राइवेट कंपनीज का साइज़ बढ़ता जा रहा है। प्राइवेट कंपनीज का साइज़ का बढ़ने का मतलब है कि भारत फिर से किसी और के नियंत्रण में आ जाना। क्योंकि अगर आपका आर्थिक तंत्र किसी और के कंट्रोल में होगा या उनका साइज़ आपसे ज़्यादा होगा तो आप किसी और के नियंत्रण में आ जाएंगे, और ये स्वाभाविक है। ऐसा ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, भले ही वो बाहर से आए थे। आज हमारे अंदर के कंपनी जितनी बड़ी हो गई हैं, दे आर मच बिगर देन द गवर्नमेंट इटसेल्फ। ये सोचने जैसा नहीं है, और हम सबको सोचना भी चाहिए कि क्यों ONGC, BHEL, BSNL, एयर इंडिया, इन सारी कंपनी और भी बहुत सारी कंपनी जो IDBI जो धीरे 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 सिंक होना शुरू हो गई, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई, सड़क पे आ गई हैं एक तरीके से। तो जो भारत की सरकार ने इतना बड़ा मंत्र दिया है आत्मनिर्भर बनाने का, तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहला कदम जो होना चाहिए था वो इन कंपनीज़ को उठाने के लिए होना चाहिए था। प्राइवेट सेक्टर को इन कंपनीज़ को देने की ज़रूरत नहीं है, आप चला सकते हो। हमारे देश का युवा चला सकता है। वही युवा जाके प्राइवेट कंपनी में जॉब करके चलाता है, वो कई लाख करोड़ कमाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं और अपने पास रख लेते हैं और आपको टैक्स भी देते हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमें करने की ज़रूरत है। और भारत का खुद का संयंत्र इतना मजबूत होना चाहिए। ये तो हो गया पहला कदम। दूसरा हो गया कदम कि उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना। अब उद्यमिता विकास को हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले तो समझ देनी पड़ेगी आपको। क्योंकि जब भी विदेशों की आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम उठा के देख लो, छोटी कंपनी का नाम उठा के देख लो, वो कंपनीज पढ़ाई के बाद नहीं बनती, वो कंपनीज पढ़ाई के साथ बन जाती हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वहाँ के शिक्षा संस्थानों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे उनके दिमाग का कोई भी आइडिया जैसे ही आता है तो उसको प्रैक्टिकल करने के लिए उनको रिसोर्सेज दिए जाते हैं, संसाधन दिए जाते हैं। हमारे यहाँ तो जब भी बच्चा बड़ा होता है, पेट में आता है, उसी समय से उसका शोषण शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड करती है? उपभोक्तावाद पे। तो आपका बच्चा अगर पेट में भी आया तो समझ लो कि आपके देश की इकोनॉमी को उसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अगर इकोनॉमी को आप देखो अपने गौर से तो आपको समझ में आएगा ये बहुत बड़ा राक्षस है या बहुत बड़ी मशीन है जिसको चलाते चलाते हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। फिर हमारा बच्चा जो आएगा फ्यूचर में या आ गया है वो इसमें पूरी ताकत लगा देता है केवल इस इकोनॉमिक इंजन को चलाने के लिए। लेकिन इकोनॉमिक इंजन को चलाने के लिए अगर आधार बहुत मजबूत हो, जिसमें उसको थोड़ा सा स्वतंत्रता हो, उसके लिए लाइफ के लिए लिबर्टी हो, तो ये चलाना भी बहुत आनंददायक हो सकता है। लेकिन ये एन्जॉयफुल नहीं है। यहाँ पे सब स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं और बुरी तरीके से संघर्ष करते हैं। आप देखो कि भारत में क्या हो गया।
थोड़ी सी हलचल हुई इकोनॉमिक आधार, हालांकि भारत का इकोनॉमिक जो कंडीशन है, जो अवस्था थी, वो एकदम से ख़राब नहीं हुई कोरोना के कारण। इसके पहले कई तिमाहियों से लगभग 6-7 तिमाहियों से भारत की इकोनॉमी कम्प्लीटली रिसीड हो रही थी, धीरे धीरे बैकवर्ड जा रही थी। और कोरोना ने आके क्या किया, करेले पे नीम चढ़ा दिया, हमारी अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा आघात पहुंचा दिया। ऐसे समय में आप देखो कि हमारे देश के मजदूर किस तरीके से पलायन कर रहे हैं, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और जब जा रहे हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है और हमारे देश की पॉलिटिक्स क्या कर रही है। हर कोई इसमें अपने कार्ड्स खेल रहा है। ठीक है, समझ में आता है कि चलो आपका भी एक पॉलिटिक्स से करना है, लेकिन कम से कम जो वेल बीइंग है, जिनके लिए आप राजनीति में आए हो, कम से कम उनका इंटरेस्ट शुड नॉट बी डिफीटेड। आज ज़रूरत थी कि उन सब के अकाउंट में कुछ कुछ पैसे डाल दिए जाएँ। 500 रुपये से काम नहीं चलने वाला, कम से कम 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये डाले जाते तो ठीक भी रहता। फिर भी गवर्नमेंट ने सोचा और मनरेगा योजना में 40,000 करोड़ रुपए और डाले कि चलो सबको काम देंगे और फिर से उनको कुछ पैसा देंगे। ये बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन इस कोशिश के साथ अगर कुछ और दे दिया जाता तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर रहता। जैसे हम और इकोनॉमिक्स को या अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारे सरकारी संस्थानों को मजबूत करना है। दूसरा हमें क्या करना है कि हमारे यहाँ उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना। उद्यमिता विकास को बढ़ावा हम तभी दे सकते हैं जब हमारे यहाँ के शिक्षा संस्थानों में सुधार किया जाए, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी शिक्षा संस्थान हैं वो सरकारी संपत्ति होनी ही चाहिए। कि इसका मतलब ये है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, देख रेख में होना चाहिए, और ये कभी भी कंपेरेबल नहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि जब भी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज का नाम आता है तो आप सीधा समझो कि ये बिजनेस है। आपका बच्चा वहाँ गया, आप उसको ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? आप ऑलरेडी इतना पे कर रहे हो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इतने टैक्सेस पे कर रहे हो, तो ज़रूरत क्या है कि हमें शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए इन लोगों को भी पे करना पड़े। तो यहाँ भी एक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा यहाँ से निकलेगा जहाँ पे उसका हर लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। स्कूल में उसको कम्प्लीटली एक्सप्लॉयट किया जाता है, 8 से 10 घंटे पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है जो शायद उसके कभी काम नहीं आता। तो इसको दिशा देने की ज़रूरत है। हमारे स्कूल्स को, कॉलेजेस को एक ऐसी जगह बना देने की ज़रूरत है जहाँ से बच्चा निकले तो आत्मनिर्भर होके निकले। और हमारे देश का एक एक युवा अगर आत्मनिर्भर हो गया तो देश तो आत्मनिर्भर वैसे ही हो गया। उसके बाद हम देश की महिलाओं को सशक्त करके, क्योंकि हमारे देश की महिलाओं में इतना पोटेंशियल, हमारे देश की नहीं पूरे विश्व की महिलाओं में इतना पोटेंशियल, इतनी क्षमता है। क्योंकि जब एक महिला किसी बच्चे को जन्म दे सकती है तो इसका मतलब है कि प्रकृति उसका आधार है, और जिसका आधार प्रकृति हो वो किसी भी देश को समृद्ध सशक्त बनाया जा सकता है। इसलिए तो हम अपने देश को भारत माता बोलते हैं, भारत पिता नहीं बोलते। इसलिए बोलते हैं कि हमारे देश का आधार भावनाओं का है, हमारे देश का आधार सुदृढ़ है, मजबूत है, वो महिलाओं का है। महिलाएं जब तक अपने बच्चों को वो शिक्षाएं नहीं देंगी आगे बढ़ने की, नेतृत्व करने की, उठने की, संकल्पवान बनने की, धैर्यवान बनने की, वीरवान बनने की, तब तक इस देश का युवा कमज़ोर रहेगा और वो ऐसे ही उपद्रव में पड़ा रहेगा। तो हमारे देश की माताओं को उतना स्पेस देने की ज़रूरत है जहाँ पे उनकी वो समझ जो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भूल चुकी हैं, वो समझ फिर से जागृत हो सके और अपने बच्चों को फिर से वो इस लड़ाई में, इस जंग में, या इस समाज सुधार में, या इस क्रांति में, या अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में लगा सकें। क्योंकि युवा एनर्जी सारी एनर्जी है। और उसके बाद सबसे बड़ा कदम हमारा होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण का। क्योंकि अगर जनसंख्या नियंत्रित हो गई तो वैसे ही हमारे देश की आधे से ज़्यादा समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। और उसके साथ अगर ये बाकी सारे सुधार हो गए, रिफॉर्म्स हो गए, तो समझो कि सोने पे सुहागा। लेकिन इन सारी चीज़ों में समय लगने वाला है। ये चीज़ें बहुत जल्दी नहीं हो सकती, इन सारी चीज़ों में समय लगेगा और हमें धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन आज आप जो कर रहे हैं वो आपको शायद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि किसी को भी बहिष्कार करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत है। वेट एंड वॉच और अपने आप पे काम करो, क्योंकि इंटरनल इम्यूनिटी धीरे धीरे साइलेंटली बिल्ड की जाती है, एक्सपोज नहीं किया जा सकता। आपकी नीयत क्या है, आप क्या करना चाहते हो, अगर ये ग्लोबली आप अनाउंस करेंगे तो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं जो आपको आज खड़ा रखने में सहयोगी हैं, वो आपके लिए असहयोगी हो जाएंगी, वो आपके विरुद्ध खड़ी हो जाएंगी। तो अगर आपको कुछ करना भी है या आप करना भी चाहते हो तो हमारे देश के युवा इस बात पे ज़रूर चिंतन करें कि क्या ये सारे कारण सही हैं। एक प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आ जाने के बाद जिसका आधार बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि हमने खुद देखा कि 6 लाख करोड़ तो एक महीने में खर्च हो गए और 14 लाख करोड़ से हमारी इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा, कितने व्यापारी,
कितना कॉरपोरेट इससे असंतुष्ट है, मज़दूरों को क्या मिला क्या नहीं मिला, ये सारी दूसरी पॉलिटिकल बातें हैं। इन बातों में ना तो मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बात में ज़रूर जाना चाहता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो आत्मनिर्भर बनाने के सारे चरण पर पूरी तरीके से काम करें, क्योंकि ये एक सूत्रीय कार्यक्रम होना चाहिए। हमें अगर हर यूनिट अलग अलग काम करेगी, शिक्षा आपका दूसरा काम करेगी, आपकी माताएं बहनें दूसरे तरीके से सोचेंगी, जनसंख्या आपकी बढ़ती रहेगी इसी तरीके से, तो कभी आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। तो उद्यमिता विकास तभी संभव है जब देश का आधार उद्यमिता के लिए सोचे, उसमें वो क्रांतिकारी सोच आए कि अगर कोई आइडिया उसके पास आता है तो उसको सरकार या बाकी सारी कंपनीज एक्सप्लॉइट ना करें। क्योंकि हम सब ने सुना है, न्यूज़ में देखा है कि किसी बच्चे ने किसी कॉलेज में किसी गांव में एक अच्छा इनोवेशन किया, लेकिन हमने ये कभी नहीं सुना कि वो इनोवेशन उसको एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो गया या बड़े एंटरप्राइज में कन्वर्ट हो गया। ये शोषण युवाओं का हर स्तर पर, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो शोषण होता है वो नहीं होना चाहिए। मेरे देश के समस्त युवाओं से ये अपील है कि जब भी कोई भी अटेम्प्ट लें, जब भी कोई काम करें, किसी भी चीज़ का विरोध करें, तो उसमें अपनी समझ को अप्लाई करें। एग्जिस्टिंग समझ नहीं, यहाँ वहाँ से भी थोड़ा सा कंसल्ट करें और ऐसे सोर्सेस अपने पास रखें जो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकें। क्योंकि आपके विरोध का आधार या आपके समर्थन का आधार होना चाहिए आपकी समझ, और समझ वो नहीं जो छोटी है, समझ जो एक्सपेंडेड है, जो समझ वास्तव में समझी गई है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हम ज़रूर किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। दूसरा, ये सारे जो हमने बातों पे डिस्कस किया, मानव विकास आयोग इन सारे मुद्दों पर अपने कैंपेन शुरू करने वाला है। उद्यमिता विकास कैसे करें, मानव विकास आयोग उसके लिए भी कैंपेन शुरू करने वाला है, स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ। जनसंख्या नियंत्रण क्यों करना चाहिए, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम को वो शुरू करने वाला है। महिला सशक्तिकरण, हमारी माताओं को, बहनों को या हमारे देश की समस्त महिलाओं को किस तरीके से सुदृढ़ करें कि वो देश के लिए सहयोगी हो सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।